तो आ गए आप भाई। ये चाइना खाते पीते उठते सोते, मतलब जिंदगी में कुछ भी कर लो, ये चाइना हम सबकी जिंदगी में उस करेले की रस की तरह बन गया है जिसे पीना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन बस बात वही है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। लेकिन ये बात तो आपको भी पता होगी, फिर मैं यहाँ क्यों आया। दरअसल बात यह है कि हम सभी पहले चाइनीज गवर्नमेंट से परेशान होते थे, फिर आए चाइनीज लोग जो कि कोरोना से हमें परेशान कर रहे हैं। अब आज एक चाइनीज कंपनी जो कि अपने साथ साथ पूरी दुनिया को एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में डुबाने की तैयारी कर रही है, और वो कंपनी है एवरग्रांड, जिसपे आज इन टोटल लगभग 305 बिलियन डॉलर का कर्ज है। आईएनआर में बात करें तो वो हो जाता है लगभग 22 लाख करोड़ रुपए, जो कि पूरी चाइना की जीडीपी का 2% के बराबर है। अब इतनी बड़ी कंपनी पे इतना बड़ा कर्ज है तो जाहिर सी बात है ये डूबेगी ही डूबेगी। और अगर ये डूबी तो 2008 में जो लेमन ब्रदर्स का जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उसके बाद ये सबसे बड़ा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस होने वाला है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, इन पर जो टोटल डेट है 22 लाख करोड़ रुपए, हमारे एक इंडियन कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है 16 लाख करोड़ रुपए। तो आप समझ सकते हो इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन से भी कई ज्यादा इनका डेट। वैसे भाई कई लोग ये भी बोल रहे थे कि चाइनीज गवर्नमेंट इस कंपनी को बचा लेगी, मतलब इसको बेल आउट कर देगी, लेकिन मेरी मानो तो अगर ये होना होता तो अब तक हो गया होता। लेकिन क्यों नहीं हुआ, जानेंगे इस पूरी वीडियो में इनकी पॉलिटिकल रीजंस के बारे में। और फिर हम बात करेंगे कि ये कंपनी अगर डूबती है तो इसका पूरा इंडिया पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। और सबसे जरूरी हम बात करेंगे कि ये कंपनी इतने बड़े डेट के नीचे कैसे आ गई। तो जानेंगे हम ये सब कुछ और भी बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी सौर है, आप देख रहे हैं डिस्टिल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सू जियान जो पहले स्टील फैक्ट्री में काम कर रहे थे, साल 1996 में ये एवरग्रांड की शुरुआत करते हैं। कंपनी का मेजरली काम है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज को बनाना, और आज इनके पास पूरे चाइना के अंदर 280 सिटीज में 1300 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं, जिनमें से 800 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स तो इनके आज भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। और ये कंपनी पूरे 2 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है, और हर साल इनडायरेक्टली तरीके से भी ये 38 लाख जॉब्स हर साल जनरेट करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पूरी चाइनीज की इकोनॉमिक ग्रोथ में ये कितना बड़ा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। वैसे चाइनीज का इकोनॉमी का बात आए तो आप ये भी जान लो कि ये जो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है और रियल एस्टेट का बिजनेस है, ये दोनों पूरी चाइना की जीडीपी में 29 से 30% कॉन्ट्रीब्यूट करती है। तो आप समझ सकते हो कि अगर ये दोनों सेक्टर अगर उठेगी तो पूरा चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ भी ऊपर जाएगा, और अगर ये दोनों नीचे जाएगी तो पूरा चाइना की इकोनॉमी को लेकर डूब सकती है। अब भैया शुरुआत तो एवरग्रांड की एकदम दमदार हुई थी, जिसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है चाइना के होकाउ सिस्टम को। और ये सिस्टम क्या है, इसको आसान भाषा में समझाओ तो मान लो आपका एरिया में जन्म होता है तो यही होगी आपका प्राइमरी रेसिडेंसी। अब यहाँ पे आपको जो फैसिलिटीज मिल रही है वो आपको गवर्नमेंट रेट से मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको एरिया ए से एरिया बी में शिफ्ट होना है तो यहाँ पे आपको वो सब फैसिलिटीज जैसे हो गया एजुकेशन फैसिलिटीज, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, वो आपको गवर्नमेंट रेट्स पे नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ एक ऑप्शन है आपके पास, आप अगर बी में शिफ्ट होते हो तो यहीं पर आपको प्रॉपर्टीज लेना पड़ेगा, घर बनाना पड़ेगा, मतलब पूरी तरह से शिफ्ट हो जाना पड़ेगा हमेशा के लिए। और यही सबसे बड़ा कारण है कि जब लोग नए नए सिटीज में शिफ्ट हो रहे थे चाइना के अंदर, तो वहाँ पे प्रॉपर्टीज की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ी। और डिमांड बढ़ी तो रियल एस्टेट के जितने भी प्राइसेस थे कई सालों से लगातार बढ़ते ही चले आ रहे हैं। और यही रीजन है कि कई सारे लोग ये इजाफा को देखते हुए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट ना करके रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। मतलब कि जिनको प्रॉपर्टीज नहीं भी लेना है उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, फिर चाहे उनको इसके लिए लोन ही क्यों ना लेना पड़े। अब जब ये बात चाइनीज गवर्नमेंट को पता चली तो उन्होंने क्या करा, इससे बचने के लिए एक और सिस्टम ले आया और बोला कि कोई भी फैमिली 3 प्रॉपर्टी से ज्यादा ओन नहीं कर सकता है। अब भाई चाइनीज लोग क्या है कि चाइनीज गवर्नमेंट से भी एक कदम आगे निकल गए। क्या किया वहां के चाइनीज कपल्स ने कि ऑन पेपर डाइवोर्स लेना शुरू कर दिया ताकि वो 3 प्रॉपर्टी से ज्यादा ओन कर सके। अब मतलब आप सोचो कि वहां अगर मोदी जी होते तो वो तो यही बोलते। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। अब जब लोग ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग प्रॉपर्टीज खरीदेंगे तो ऑफकोर्स है कि डिमांड बढ़ेगी। लेकिन जमीन तो भैया लिमिटेड ही है, तो जमीन लिमिटेड है और डिमांड काफी ज्यादा हाई है तो प्राइसेस हाई होने ही है। अब प्राइसेस तो हाई हो ही गई, और हाई डिमांड के कारण भी ये जो पूरा एवरग्रांड है वो ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स में काम करने लग गई। मतलब एक प्रोजेक्ट बढ़िया से कंप्लीट नहीं हुआ कि दूसरे प्रोजेक्ट की डील क्लोज होने लग गई। अब भाई ये जो कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टीज डेवलपर का जो बिजनेस है वो काफी ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव वाला बिजनेस है, तो अपने से खुद से इनसे हो नहीं रहा था तो हाई डेट लेना इन्होंने शुरू किया, क्योंकि प्रोजेक्ट्स काफी धड़ल्ले से ये बनाते चले गए। और देखते ही देखते कंपनी ने उन जगहों को भी पॉपुलर कर दिया जहां पे लोग जाना पसंद भी नहीं करते थे, और ये उन्होंने कर पाया वहां पे एक्सक्लूसिव अपार्टमेंट्स बना करके, और उसको मार्केट से भी ज्यादा अफोर्डेबल रेट पे बेचने के बाद। और फिर साल 2009 में इसका आईपीओ आता है, हांगकांग के अंदर ये लिस्ट होती है कंपनी, और अपने आईपीओ से इन्होंने रेस किया लगभग 722 मिलियन डॉलर का। और 2017 आते आते तो कंपनी के जो फाउंडर है सू जियान, ये एशिया के रिचेस्ट मैन बन जाते हैं। अब भैया ये जो चीज है लगता है चाइनीज गवर्नमेंट को बिल्कुल नहीं जमी, और उन्होंने देखना शुरू किया कि चाइना के अंदर जो भी घर है उसके दाम काफी ज्यादा बढ़ते ही जा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है ये सब रियल एस्टेट कंपनी जो कि इधर उधर से डेट उठा रहे हैं और सीधा प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टीज खड़ी किए जा रहे हैं। और फिर चाइना के रेगुलेटर्स ने 3 रेड लाइन का सिस्टम लॉन्च किया,
और ये सिस्टम देखता है कि कोई भी कंपनी कितना मैक्सिमम डेट बोरो कर सकता है, ताकि इस पूरे सेक्टर में स्टेबलाइजेशन लाया जा सके, फाइनेंशियल रिस्क कम किया जा सके और एफोर्डेबल हाउसेस को प्रमोट किया जा सके। और फिर अप्रैल 2021 में एवरग्रांडे स्टेज को फेल कर गया और फिर शुरुआत होता है इसका फाइनेंशियल क्राइसिस का। अब कंपनी का जो मेन खेल था वो इनका डेट के ऊपर रिलाई कर रहे थे, जहां से इनका रिकरिंग कैश फ्लो बना हुआ था। तो डेट बंद हुआ तो रिकरिंग कैश फ्लो भी बंद हो गया। फिर कंपनी ने इस चीज से बचने के लिए लॉन्च किया वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट, जहां पे ये लोगों को प्रॉमिस करने लग गए कि आपको बैंक से भी अच्छा रिटर्न मिलेंगे, इसमें आप इन्वेस्ट करो। फिर लोग भी ये सोचने लग गए कि हाँ भैया कंपनी इतनी बड़ी है, हमें बैंक से अच्छा रिटर्न भी मिलेगा और तो और कंपनी फॉर्च्यून 500 में शामिल है, तो रिस्क कम है, चलो इन्वेस्ट कर ही देते हैं। और लोगों ने यही सोचकर हैवीली इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और तो इन्होंने अपने एम्प्लॉयज को भी फोर्स किया कि आप इसमें इन्वेस्ट करो, नहीं तो आपका बोनस बंद हो जाएगा। अब भैया यहाँ तक भी देखा है तो कंपनी का जो मेन सोर्स ऑफ कैश फ्लो था वो इनका वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट से था, तो यहाँ भी कंपनी कुछ हद तक सर्वाइव अच्छे से कर पाती। लेकिन कब? जब कंपनी के जो फाउंडर है उनके नीयत में खोट नहीं होती और कंपनी के फाउंडर खुद को ग्रो करने के बजाय कंपनी को ग्रो करने पर ध्यान देते हैं। अब जब आपके ब्रांड वैल्यू से आपके पास अच्छा खासा पैसा आने लग जाता है तो आपको उस पैसे को मैनेज करना आना चाहिए। मतलब कि जब एवरग्रांड पूरा डेट में जा रहा था तो इनको उस पेमेंट को रीपे करना था, लेकिन ये क्या कर रहे थे कि अलग अलग बिजनेस में डाइवर्सिफाई कर रहे थे। साल 2010 में इन्होंने फुटबॉल का क्लब खरीदा हुआ है और तो उसमें फुटबॉल क्लब में जो भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उसमें भी इन्होंने काफी ज्यादा हैवी इन्वेस्ट करके उनको खरीद कर लेके आए हुए हैं। और तो और इन्होंने $1.7 बिलियन का एक फुटबॉल का स्टेडियम भी कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया था। और इसके साथ साथ उन्होंने टूरिज्म, हेल्थ, इंटरटेनमेंट, फाइनेंस और ऑटोमोटिव में भी काफी ज्यादा एंट्री मारा हुआ है। और ऑटोमोटिव के अंदर तो इन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ही बनाएंगे और आज तक इनका एक भी इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं बिका हुआ है। और फिर इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल का स्टेशन भी बनाना शुरू किया, वो भी काफी ज्यादा चली नहीं और उसमें भी काफी ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया हुआ है। और फिर उन्होंने बोला कि 2022 में अब फिर से ये अपना इलेक्ट्रिक कार जो है लॉन्च करेंगे। लेकिन यहाँ फन फैक्ट है कि ये है कि पहले कंपनी खुद को डूबने से बचा ले, उसके बाद कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल ये लॉन्च कर पाएंगे। अब भैया ये भी कुछ नहीं है, कंपनी के जो फाउंडर है सू जियान, उन्होंने पिछले 3 साल में कंपनी के अंदर से 35,000 करोड़ का डिविडेंड उठाया हुआ है। डिविडेंड हम उसको कहते हैं जहां पे जो भी कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स में बांटती है, तो उसी को डिविडेंड कहा जाता है। 2019 से 2020 तक में इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट था 27,000 करोड़ का और कंपनी ने डिविडेंड बांटे हैं पूरा 61,000 करोड़ का। तो आप समझ सकते हो कि प्रॉफिट इतना है और डिविडेंड इतना बांट के रखा है। और डिविडेंड के बारे में बताओ तो कंपनी के जो मेन शेयर होल्डर है वो कंपनी के खुद जो फाउंडर है सू जियानी है। तो इनडायरेक्टली आप समझ सकते हो कि इन्होंने जो भी डिविडेंड पे किया है वो खुद को ही पे किया हुआ है। इनके गिरते रहने का एक और सबसे बड़ा कारण निकल के आता है इनके पॉलिटिकल कनेक्शंस। अब भाई देखा जाए तो एवरग्रांड इतनी बड़ी कंपनी है जो कि लगातार गिर रही है और ये गिरेगी तो चाइना की इकोनॉमी पे काफी बुरा असर छोड़ के जाएगी। लेकिन चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग इसको बचाने की जगह इस पर कोई कंसर्न भी नहीं जता रहे। तो ऐसा क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण है फाउंडर साहब के पॉलिटिकल कनेक्शंस, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ चाइना के साथ बने हुए हैं। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ चाइना ह्यू जिनताओ के साथ फाउंडर साहब का बहुत गहरा कनेक्शन बना हुआ है। आप सोच लो कि कोई भी पार्टी अपने राइवल के कैरेक्टर्स को बचाएगी या उसको डुबाएगी, आप खुद भी इस पे कमेंट करो। और आपको इससे पहले ये चीज पता ही होगी कि चाइना की जो सबसे बड़ी टेक कंपनीज में से एक अलीबाबा के जो फाउंडर है जैक मा, उनका भी इसी पॉलिटिकल कनेक्शन की वजह से शी जिनपिंग ने उनका क्या हाल कर रखा है आज। और इनका भी जो रीजन है वो यही है कि इनका भी जो रिलेशनशिप है वो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ चाइना से काफी क्लोज थे। अब यही सब कुछ कारण थे जिसके कारण इस कंपनी का फाइनेंशियल क्राइसिस ग्लोबली तौर पे आ सकता है। तो अब आपके माइंड में यह क्वेश्चन आ गई होगी कि क्या इसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी पड़ेगा? तो इसका आंसर है हाँ भी नहीं भी। क्योंकि देखो साल 2008 में जो लेमन ब्रदर वाला क्राइसिस हुआ था उसमें लोग अवेयर ही नहीं थे, क्योंकि वो क्राइसिस अचानक आया था और उस समय जो भी रेटिंग कंपनी थी उन्होंने उसको AA, AAA की रेटिंग दी हुई थी। तो वो अचानक आया था इसलिए इतना बड़ा हुआ था। लेकिन अभी एवरग्रांड के साथ जो कांड हो रहा है वो पता चल चुका है ज्यादा से ज्यादा लोगों को कि ये कंपनी अभी से इतनी ज्यादा डेट में जा रही है और रेटिंग कंपनी ने भी इनको CCC की रेटिंग दी हुई है। तो लोग अवेयर हैं और इससे जो मेजरली इफेक्ट होने वाला है वो चाइना को ही होगा, क्योंकि वहां पे इन्होंने 128 बैंकों से 7,121 नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से लोन उठाया हुआ है। और अक्टूबर 2021 तक कंपनी पर जो टोटल डेट है, टोटल कर्ज है, वो है लगभग $305 बिलियन का, जिसमें से $112 बिलियन तक कंपनी का इंटरेस्ट बियरिंग डेट है। मतलब समझो कि कंपनी अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट लिया हुआ है उसका उन्होंने वो इंटरेस्ट ही पे नहीं कर पा रहे, तो प्रिंसिपल अमाउंट कहां से ही पे कर पाएंगे? तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि जो मेजरली इफेक्ट होगा वो चाइना ही होगा। बाकी ग्लोबली के तौर पे बात करें, इंडिया की बात करें, तो ये जो हमारी कम्युनिटीज है उसको इफेक्ट करेंगे, जो भी कंपनीज आती है उसके अंदर। जैसे कम्युनिटीज में बात करें तो स्टील हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, तो मतलब जैसे भी मेटल तरीके से होते हैं जो भी कंपनीज, उसके स्टॉक्स को ये इफेक्ट कर सकती है, उसकी कंपनी थोड़ा बहुत इफेक्ट कर सकती है। और अभी इनके करंट सिनेरियो की बात करें तो जो आपने कभी नहीं सुना था चाइना के अंदर के प्रोटेस्ट वगैरह बहुत कम होते हैं वहां पे, तो अभी क्या हो रहा है कि एवरग्रांड के बाहर काफी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि चाहे तो मेरा घर दो, चाहे मेरा पूरा पैसा वापस करो।
और आप एक चीज जान लो कि अगर ये कंपनी बैंकरप्सी फाइल करती है तो बैंकों को, होम बायर्स को, इन्वेस्टर्स को और जो इनके मटेरियल सप्लायर्स है सबको काफी ज्यादा मोटा नुकसान देखने को मिलेगा। हालांकि कंपनी अपने डेट से बचने के लिए, उससे उभरने के लिए अपना जो ईवी यूनिट है उसको $347 मिलियन दे करके अपना जो उसका स्टेक है उसको सेल करके उसको रीपे करने की कोशिश कर रही है। और अगले में उनका जो नेटवर्क वाला जो बिजनेस है जिसमें हैंगटेन नेटवर्क ग्रुप है उसका भी कुछ शेयर जो बेच करके उसमें से लगभग $273 मिलियन रेज करना चाह रही है, उसको भी इससे रीपे कर सकती है कुछ। बाकी ये तो देखने वाली बात होगी कि कंपनी कब तक डूबती है या खुद से कमबैक कर पाती है। वैसे इतना बड़ा डेट है तो मुझे तो नहीं लगता है कि ये इतनी आसानी से कमबैक कर पाएगी, लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी ज्यादा इंसाइटफुल लगी होगी। सबसे पहले आप कमेंट में फीडबैक दो इस वीडियो के बारे में, और आपको क्या लगता है ये कंपनी डूबेगी या कमबैक कर पाएगी। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया तो इसको लाइक करो और उससे हमें मोटिवेशन दो। अगर चैनल में पहली बार आए हो या कभी भी आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो ताकि इसी तरह की पावरफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए सभी खुश रहिए, संतुष्ट रहिए, तंदुरुस्त रहिए। गुड बाय, जय हिंद।